चलो देखो बच्चों, आज हम क्या है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, पेरियोडिसिटी हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज में, और क्लासिफिकेशन करने वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, ये चीज हम देखने वाले हैं। हमने क्या है ऑलरेडी 10th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उसी को क्या है अब एक्सटेंड करेंगे बेसिकली। अब क्या है, हम हायर क्लासेस में आ गए तो थोड़े हायर कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, चलो देखो, तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं हम। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या है हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या है क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे हम अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं आज के डेट में, आज में हमारे प्रेजेंट टाइम पे हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे देखो, हाँ, कि हम एक बात करते हैं, ये जो टेबल है तुम्हारे सामने, ठीक है, ये टेबल तुमने क्या है देखी हुई है, तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी में ये टेबल देखी होगी। ठीक है, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पेरियोडिक टेबल होती है। ये पेरियोडिक टेबल क्या होती है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा मतलब किसी ने कहीं ना कहीं ये पक्का देखी होगी। ठीक है, तो तुम इस पेरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी इसमें कि ये एक टेबल है जहां पे क्या कर रखा है, एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। ये पेरियोडिक टेबल क्या है बेसिकली, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रखा है इस टेबल के अंदर। एलिमेंट्स को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में क्या है इसका अरेंजमेंट कर रखा है एलिमेंट्स का इस टेबल के अंदर। तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है जब हम इस पेरियोडिक टेबल को देखते हैं बेसिकली, हमारे दिमाग में एक चीज क्या आती है, अच्छा कि ये एलिमेंट्स के अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ये पेरियोडिक टेबल देखी, यहाँ पे मुझे क्या दिखा कि अच्छा एलिमेंट्स तो बहुत अच्छे से अरेंज कर रखे हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रखे हैं। और तुम्हें पता भी है कि ये पेरियोडिक ये जो अरेंजमेंट होता है हमारे लिए यूजफुल भी होता है, हमें 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 बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहली चीज तो ये हो गई कि इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई मेरे को। ठीक है, यानी एलिमेंट्स को क्या क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ गई। ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की क्यों जरूरत पड़ गई, ये चीज पहले मेरे को देखना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि नीड हो गई क्लासिफिकेशन करने की, एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक अरेंज करने में क्यों नीड, क्या जरूरत पड़ गई हमारी। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, चलो हमने क्लासिफाई कर दिया, ये जो पेरियोडिक टेबल जनरेट हुई क्लासिफिकेशन के बाद, तो दूसरी चीज ये देखनी है मेरे को कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया, ये जो पेरियोडिक टेबल हमने बनाई, ये क्या हमने इंस्टेंट बना दी, मतलब कि एक ही स्टेप में एक ही बार में बना दी, या हमने क्या है बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे तब जाके ये पेरियोडिक टेबल बनी। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमने कैसे इसको क्लासिफाई किया और कितने अटेम्प्ट्स हमने लगाए इसको क्लासिफाई, इसको एक आज जो पेरियोडिक टेबल है इसको जनरेट करने में। तीसरी चीज मैंने क्या बोला कि ये क्लासिफिकेशन से ये पेरियोडिक टेबल हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये पेरियोडिक टेबल हमारे लिए कैसे यूजफुल होगी। मतलब हम अगर बात करें तो हमें क्या है, तीन चीजें पढ़नी है। हमें क्या क्या तीन चीजें पढ़नी है, सबसे पहले पढ़ना है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या पढ़ना है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी चीज करनी है, कि अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए क्लासिफाई करने के लिए, अटेम्प्ट्स पढ़ने हैं मुझे, अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट। दूसरे मुझे पढ़ना है कौन कौन से अटेम्प्ट्स हुए, किस किस ने अटेम्प्ट्स किए इसको क्लासिफाई करने के लिए। और जब हमारा ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, पेरियोडिक टेबल जनरेट हो गया, तो मुझे थर्ड चीज पढ़नी है कि हाउ द पेरियोडिक टेबल इज यूजफुल। यहाँ पे हम क्या है पेरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे, हाउ पेरियोडिक टेबल इज यूजफुल, जहाँ पे हम क्या है पेरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है चैप्टर का ओवरव्यू है, ये हम क्या है कंसेप्ट पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पहले दो कंसेप्ट को देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला हम लेके चलते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये बताओ। देखो, जब हमारे पास क्या है, देखो होता क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में मतलब एलिमेंट्स की स्टडी करना शुरू किया होगा, तब हमारे पास क्या है एक या दो एलिमेंट्स होते होंगे, दो या तीन होते होंगे, तो उनको तो हम इजिली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे कि अराउंड अगर 1800 के अराउंड की बात करूं मैं, 1800 के अराउंड, ठीक है, हमारे क्या है 31 एलिमेंट्स क्या थे वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, 31 एलिमेंट प्रेजेंट थे। फिर मैं जब और आगे गया तो मेरे क्या है 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए।
और आज के टाइम में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है, 118 एलिमेंट्स। अब क्या है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं, ठीक है, कि तुम्हें ये 118 एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये 118 एलिमेंट की स्टडी करनी है, तो तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम तो टेंशन में आ जाओगे, यार 118 एलिमेंट कैसे पढ़ लेंगे हम तो अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहते, हम 118 एलिमेंट की क्यों पढ़ाई करें। हमें तो अपनी पढ़ाई कभी कभी होता है ना, बोझ लगने लग जाती है, यार क्या हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो 118 एलिमेंट की स्टडी को तुमने दे दिया, तुम्हें पढ़ने के लिए दे दिया, तो तुम तो बेहोश ही हो जाओगे, अरे भी हम नहीं कर सकते ये, है ना। अब इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया, साइंटिस्ट लोग तो बहुत जीनियस होते हैं, तो उनके दिमाग में पहले ही बात आ गई थी, ये उनके दिमाग में एक चीज आ गई थी कि आने वाली जनरेशन जो होगी ना, बच्चे होंगे ना, वो नहीं पढ़ना चाहेंगे इनको। ठीक है, उन्होंने सही सोचा था, ऐसे देखो सोचो, उन्होंने यही सोच रखी थी कि आने वाले टाइम में ना ये बच्चे इनको पढ़ना नहीं चाहेंगे, 118 के 18 एलिमेंट को स्टडी करना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि चलो हम ना बच्चों का काम थोड़ा इजी कर देते हैं, और बच्चों का काम इजी कैसे करते हैं हम ना इसको क्लासिफाई कर देते हैं, हम इसको ना एक सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं, कुछ तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि बच्चों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए पढ़ने के लिए, ताकि आगे जब भी कोई अगर पढ़ने बैठे इसको, तो उसको 118 एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज ना सबको देखना पड़े, अलग अलग ना सबको देखना पड़े। वो कुछ ऐसा कर दे कि हम क्या है, किसी की अगर प्रॉपर्टीज मैच हो रही है तो उनको एक साथ रख दें, ताकि बच्चा क्या है, अगर उन ग्रुप को देखेगा तो उनमें उसको क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट को पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारों की तो सेम होंगी। ठीक है, तो उन्होंने तुम्हारे फायदे के लिए ये चीज करी कि उन्होंने अटेम्प्ट किए कि हम इसको क्या है, क्लासिफाई करते हैं कैसे, मतलब जैसे समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं, एलिमेंट जिनकी सेम प्रॉपर्टी है ना, उनको एक साथ रख देते हैं। उन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उन्होंने देखा कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम आ रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, जैसे मान लो उन्होंने एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप एबीसी वाला बना दिया, ये तीन एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, इन तीनों की अलग सेम आ रही है, तो देखो इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो इन्होंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, स्टडी थोड़ी इजी कर दी। कैसे, अगर मान लो तुम इस ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हो, तुम क्या करो, सिर्फ एक्स की प्रॉपर्टी पढ़ लो, तुम वाई और जेड की तो बता दोगे ना कि वाई और जेड की प्रॉपर्टी ये होगी, उसके बेसिस पे सीधी सी बात है। तुम क्या है, ए की प्रॉपर्टी पढ़ लो, तुम बी और सी की प्रॉपर्टीज बता दोगे, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज के साथ ही है। तो उन्होंने यही आइडिया लगाया, उन्होंने यही चीज सोची कि हम क्या करते हैं, हम यही चीज करते हैं कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको कोशिश करते हैं कि साथ में रख के हम कुछ ऐसी चीज बना दें, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ना चाहे, यानी 118 एलिमेंट्स को पढ़ना चाहे, तो वो क्या है, इजी हो सके। नहीं तो मैं तुम्हें दे दूं कि 118 एलिमेंट्स को पढ़ो अलग अलग बैठ के, तुम तो क्या कर दोगे, तुम तो छोड़ ही दोगे पढ़ाई, तुम तो पढ़ाई छोड़ के संन्यास हिमालय में चले जाओगे कि हम नहीं पढ़ रहे इसको, यही चीज करोगे तुम। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया तुम्हारे लिए, क्या है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बेसिकली क्या किया, तुम्हारे लिए इसको थोड़ा सा इजी बना दिया स्टडी करना, थोड़ा सा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इजी बना दिया। और वो कैसे बनाया, वहां पे उनको लगा कि हमें क्या है, क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पे उनको लगा क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ताकि हम क्या है, अपनी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम क्या है, इजी बना सके, कन्वीनियंट बना सके हम। ठीक है, और तो और अगर मान लो कोई नया एलिमेंट हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि नया एलिमेंट अगर आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी हम थोड़ी सी बता सके, मतलब वो हमें क्या है, ज्योतिषी भी बनाना चाह रहे थे, कि मतलब अगर हमें कोई नया एलिमेंट भी प्रेडिक्ट करना हो, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सके। कैसे, जैसे मान लो एक्स वाई जेड ये ग्रुप बनाया था मैंने अभी, तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आए, तो तुम क्या बताओगे कि उसकी प्रॉपर्टीज तो एक्स और वाई जेड से मैच होंगी, क्योंकि वो उसी ग्रुप में लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड से मैच होगी, तो वो तुम्हें बेसिकली क्या है, ज्योतिषी भी बनाना चाह रहे थे साथ में, सोचो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से पता चला कि क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत थी। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें समझ में आया क्यों जरूरत थी, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट सिंपलर, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इजी एंड कन्वीनियंट। ठीक है, ये चीज है, इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये चीज है। तो बताओ यहां तक समझ में आया सबको, क्यों नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। एक तो वो क्या था, एक तो वो क्या करना चाह रहे थे कि एलिमेंट की स्टडी को इजी बनाना चाह रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ना चाहें तो इजी बनाए हमारे लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन की मतलब की नीड रखी कि हाँ भी क्लासिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो कोई 118 एलिमेंट नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता इतने तो।
की जरूरत है ताकि हम क्या है उनको अरेंज कर सके एक पैटर्न में, ताकि हम क्या है जिससे हमारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना इजी हो जाए हमारे लिए। और मैंने तुम्हें बताया है कि दूसरा वो ये भी सोच रहे थे कि क्या कहते हैं कि वो तुम्हें मतलब कि वो भी बना रहे थे, ज्योतिष टाइप चीज बना रहे थे तुम्हारे, कि तुम क्या है प्रेडिक्ट भी कर सको। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जैसे मान लो एक्स वाई जेड ये कोई ग्रुप है, अब तुम्हें मैं बोल दूं कि यहाँ एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ एक एलिमेंट आ रहा है, मान लो ए एलिमेंट आ रहा है, तो तुम क्या बिना उसकी प्रॉपर्टी को पढ़े, एक्सपेरिमेंटली पढ़े, क्या तुम ग्रुप से नहीं बता सकते? तुम बता सकते हो कि अच्छा ए ग्रुप के नीचे अगर ए के नीचे आएगा, मतलब एक्स के नीचे आ रहा है अगर वो ए वाला एलिमेंट, तो ए की प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं, कम से कम होगी या नहीं होगी वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बोले कि एक्स के नीचे ए आ रहा है तो हमारी क्या है ये प्रॉपर्टी हम एक्सपेक्टेड है और होंगी भी वो, अगर एक्स के नीचे ही आ रहा है वो तो उसकी प्रॉपर्टीज भी वही होंगी फिर। तो ये कह रहा हूँ कि वो तुम क्या है प्रेडिक्शन भी कर सकते हो थोड़ी बहुत, कि अगर तुम्हें अगर सिस्टमेटिक वे में पता होगा कैसे हमें सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट करना है तो कर सकते हो तुम। ठीक है, तो ये चीज रहती है बेसिकली। तो इसलिए हमारी क्या है जरूरत पड़ी। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसको फटाफट खत्म करता हूँ कि ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम किसी ग्रोसरी शॉप पे गए हो, अब ग्रोसरी शॉप वाले ने क्या किया, सारा सामान एक साथ रख दिया कि ठीक है तुम्हारे जो सोप्स आ रहे हैं, ठीक है तुम्हारे क्या है जो भी मतलब कि हैंड वॉश आ रहे हैं, जब सब सब चीजें क्या है एक साथ रख दी, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा अपनी चीज को निकालना, उस पूरा जो ढेर बना होगा इतने सारे सामान का, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा अपनी चीज को क्या करना निकालना उसमें से। और यही मैं अगर अलग अलग उसमें रख दूं कि हाँ भी सारे सोप्स एक साथ हैं, सारे हैंड वॉश एक साथ है, ठीक है सारे और चीजें जो है एक साथ है, तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। तुम्हें अगर सोप चाहिए तो तुम सोप वाले उस कॉर्नर पे ही जाओगे, ना कि हैंड वॉश वाले पे जाओगे। लेकिन अगर मैं सारों को एक साथ रख दूं तो वो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको ढूंढना। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो यहाँ पे भी देखो क्लासिफिकेशन क्या है, इजी कर रहे हैं चीजों को। तो बस इसी वजह से क्या था, हमारी क्या है क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इजी स्टडी करने के लिए उसकी जरूरत पड़ी थी। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ बेटा, ध्रुव बेटा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं कुछ भी, मतलब कि अभी आने वाले टाइम में और एलिमेंट डिस्कवर हो जाए हमें नहीं पता है, अभी तो रिसर्च तो चलती रहती है ना, तो आने वाले टाइम में क्या पता और एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। अब जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारी बुक्स में लिखा होता है कि वी हैव 114 एलिमेंट्स, तुम्हारी बुक में ये लिखा होता है कि वी हैव 114 एलिमेंट्स। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो बहुत पहले बुक प्रिंट हुई थी, इस वजह से वो 114 लिख रहा है। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ, 4 और डिस्कवर हो चुके हैं तो वो 118 हो चुके हैं। वो अभी इन्होंने करेक्शन नहीं किया बुक में, ठीक है, लेकिन वो करेक्शन नहीं किया, लेकिन वो 118 हो चुके हैं। तो ऐसे अभी कुछ भी आगे डिस्कवर हो सकता है, कोई दिक्कत वो नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया, पहला पार्ट हो गया हमारा नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अटेम्प्ट्स फॉर द क्लासिफिकेशन। क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए क्लासिफिकेशन के लिए, ये हमें पढ़ना है। अटेम्प्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए ये हमें देखने हैं। चलो देखो, अब देखते हैं अटेम्प्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था? लेवोइजियर ने किया था। लेवोइजियर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया था? मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में। ठीक है, नॉन मेटल्स और मेटल्स की फॉर्म में उसने क्या है उनको क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। और हमें पता है मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। ये ज्यादा अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी कुछ तो लिमिटेशंस आ गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए, फिर इस क्लासिफिकेशन में उनको कहाँ रखते हम तब तक तो हमें नहीं पता था ना कि हम भी मेटलॉइड्स है, मतलब कि वो तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो हमने क्या है तब तक ये कैटेगरी बनाई नहीं थी मेटलॉइड्स वाली को। तो तब क्या है ये जो था हमारा अरेंजमेंट जो था, मतलब कि जो लेवोइजियर का क्लासिफिकेशन था इतना अच्छा मतलब कि साबित नहीं हुआ बेसिकली, ये चीज थी। तो हमें क्या है इसके बारे में इतना पढ़ना भी नहीं है, हमें बस इतना है कि लेवोइजियर ने स्टार्ट किया था मेटल नॉन मेटल्स में। ठीक है, और उसने क्या है जब मेटलॉइड्स है तो ये क्लासिफिकेशन उस पर फिट नहीं बैठ पा रही थी, तो ये लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया था, बस ऐसे समझ लो। तो ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा जो आया बेसिकली, दूसरी जो क्लासिफिकेशन आई वो किसने की? वो डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, देखो ये तुमने ऑलरेडी सारे पढ़े हुए हैं, तो हम क्या है ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ क्या देखेंगे, क्या क्लासिफिकेशन करा, कैसे हुआ, क्या लिमिटेशन थी, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, और कोई पूछेगा भी नहीं हमसे। ठीक है, हमारे जो इसमें टॉपिक में रहते हैं और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बाद जो चीजें आएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी, उससे पहले वो कम ही इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं, हम सिर्फ ऐसे देखेंगे उसने क्या बोला,
क्या दिया, मतलब क्या कहना चाह रहा था वो, और उसकी क्या लिमिटेशंस रही, बस ये। अब देखो जैसे लेवोइजर के बाद क्या हुआ, डोबर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या है अपना क्लासिफिकेशन दिया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ था जहां पे हमें ट्रेंड्स देखने को मिले थे। ठीक है, जहां पे क्या एक ट्रेंडिंग चीज बनी थी, मतलब ट्रेंड्स देखने को मिले थे हमें बेसिकली। ये पहला क्लासिफिकेशन ऐसा था डोबर्नियर वाला। अब डोबर्नियर ने कैसे क्लासिफाई किया देखते हैं। देखो डोबर्नियर ने क्या किया बेसिकली, उसने क्या किया, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को नोट किया। ठीक है, उसने क्या किया, ही नोटेड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसने क्या है एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, और उसने एक चीज नोट करी कि ये जो एलिमेंट बेसिकली ये क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं अगर मैं इनको तीन तीन का ग्रुप बना दूं। मतलब समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, डोबर्नियर ने क्या कहा, सेजल बेटा क्लास तो ले लो, नोट भी भेज दूंगा तुमको, नोट्स मैं डेली भेज तो रहा हूँ तुमको। हाँ, तो नोट्स तो भेज ही रहा हूँ, नोट्स का क्या ऐसे बोल रहे हो कि अलग से, मतलब कि नोट्स भेज देना, भेज दूंगा नोट्स, टेंशन मत लो, तुम क्लास तो अटेंड करो। हाँ ठीक है, जो सामने से मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूँ ना, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एज कम्पेयर टू मैं तुम्हें नोट्स दे दूँ तो तुम नोट्स में से देखो। ठीक है, वो सामने से तुम अगर सुनो उसको अच्छे से तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या बोला, डोबर्नियर ने क्या किया, उसने क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी एलिमेंट की, और उसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो क्या है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट वो क्या है तीन तीन का ग्रुप बना रहे हैं, वो तीन तीन का क्या है ग्रुप बना रहे हैं, जिसको उसने क्या बोला, ट्राइड्स बोला। ठीक है, ये चीज बोली, मतलब उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और उसने क्या किया द एलिमेंट्स, और उसने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in group of three, in group of three known as triads, known as triads, या मैं लिखूं एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये चीज थी। तो डोबर्नियर ने बेसिकली क्या किया, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, उसने क्या है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ा एलिमेंट के बारे में, और उसने एक चीज, उसने क्या किया एलिमेंट्स को अरेंज किया किसमें, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में तीन तीन के ग्रुप में, जिसको उसने क्या बोला, ट्रायड बोला। जैसे अगर एग्जांपल लूं, उसने क्या है ये लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीन का एक पूरा उसने ग्रुप बनाया जिसको उसने क्या बोला, ट्रायड। ये हमारा क्या था, एक ट्रायड था। ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये हमारा क्या था बेसिकली, एक ट्रायड था, तीन का ग्रुप था जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आ रहे थे, तो ये एक ट्रायड बन गया। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या था, एक ट्रायड था। ठीक है, मतलब पहली बार ये चीज हुई थी कि कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा था, ट्रेंड देखने को मिल रहा था हमें बेसिकली, तो ये चीज हो गई। तो उसने क्या किया, ट्रायड्स में क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब ट्रायड्स बना दिए उसने। ठीक है, और जब वो ट्रायड्स बनाए तो उसने क्या किया, एक चीज और नोटिस की, उसने एक चीज और नोटिस की कि अगर मैं मिडल एलिमेंट की मास की बात करूं, अगर मैं मिडल एलिमेंट के मास की बात करूं, तो वो जो बाकी दो एलिमेंट हैं उनके मास के एवरेज के इक्वल आ रहा था, रफली एवरेज के इक्वल आ रहा था। जैसे वो क्या कहना चाह रहा था, मान लो कि हमें पता है सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, और लिथियम का कितना होता है, 7 होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, ये हमको पता है। तो उसने यही चीज ऑब्जर्व करी कि जो मिडल एलिमेंट का मास था बेसिकली वो क्या हो रहा था, बाकी दो एलिमेंट के एवरेज के इक्वल आ रहा था। तो तुम देखो बाकी दो एलिमेंट का क्या है, 39 प्लस 7, इनका एवरेज लो कितना आएगा, 46/2, ये कितना आ गया, 23। तो क्या ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मिडल एलिमेंट का क्या मास सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सेम। ठीक है, तो ये चीज हो रही है बेसिकली। तो डोबर्नियर ने ऐसे क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन वही बात है कि डोबर्नियर क्या है बेसिकली, इसका क्या है, ये वाला जो लॉ ऑफ ट्रायड्स था बेसिकली, ये क्या है फेल हो गया था, मतलब कि ये रिजेक्ट, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि ये जो ट्रायड्स थे ना बेसिकली, ये लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो इसने लॉ दिया था ट्रायड्स वाला, जो ये तीन तीन का ग्रुप बना रहा था, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, कुछ ही एलिमेंट्स का क्या है ये एप्लीकेबल था। क्या बोल रहे हो सेजल बेटा, क्या नहीं आ रहा, सेम एज टू, सेम एज टू मतलब, अरे सेम एज टू नहीं आना, रफली बोल रहा हूँ, रफली इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल हो भी सकता है, वो रफली इक्वल भी हो सकता है, रफली इक्वल बोल रहा हूँ मैं, कि जो मिडल एलिमेंट का है वो रफली इक्वल आएगा दोनों के,
ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आता, ये चीज है। तो देखो इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन यही थी कि ये जो ट्रायड बना पा रहा था बेसिकली, ये क्या है कि ट्रायड जो बना रहा था ये कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो रहा था और किसी के एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, इसलिए इसको क्या है मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसका ये जो क्लासिफिकेशन था। ठीक है, ये चीज हो गई। तो लिमिटेशन क्या होगी बेसिकली कि ये लॉ ऑफ ट्रायड्स था एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू एलिमेंट, एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू एलिमेंट्स, ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है बेसिकली, हम अगर अगले की बात करें, इसके बाद हमारा क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, हमारा आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो ये सारी ना हिस्ट्री है बेसिकली। तुम्हें ये सारी क्या है, हिस्ट्री है, वैसे हम इसको क्या है हिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हैं, कौन कैसे है कैसे नहीं। तो हो सकता है कि शायद तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ऐसे बोरिंग होने वाली बात नहीं है, हम क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग तो रख ही रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, कि मतलब तुम्हें थोड़ा बोरिंग लगे ऐसा नहीं, हिस्ट्री है थोड़ी सी जाननी है, फिर हम जब मॉडर्न में आ जाएंगे तो हमारे लिए चीजें और अच्छी हो जाएंगी, मतलब ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करते हैं। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके बाद क्या हुआ, डोबर्नियर फेल हो गया। ठीक है, डोबर्नियर का मतलब कि लॉ जो क्लासिफिकेशन था वो नहीं एक्सेप्टेड था, तो इसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया, देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया, वही उसने क्या किया, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया, ही अरेंज एलिमेंट in the order of increasing atomic mass। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने क्या किया, इनको अरेंज किया। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और जब वो अरेंज कर रहा था उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि एवरी 8th एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द प्रॉपर्टीज। मतलब उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखो मैं समझाऊंगा तुम्हें। ही ऑब्जर्व दैट एवरी 8th एलिमेंट represent फर्स्ट एलिमेंट, या रिजेंबल ज्यादा सही रहेगा, रिप्रेजेंट की जगह रिजेंबल फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि हर एक 8वां एलिमेंट जो है वो अपने पहले वाले एलिमेंट को क्या है, ठीक है, अपने पहले वाले एलिमेंट को क्या है, मतलब कि रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टी की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम आती है। मतलब क्या हो रहा है, हर 8वें एलिमेंट के बाद क्या है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, बस ऐसे समझ लो तुम इसको। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जरा क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये चीज है। ठीक है, तो मतलब वो क्या बोल रहा है, जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करके, फिर जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, तो उसने क्या देखा कि हर एक 8वां एलिमेंट और अपने फर्स्ट एलिमेंट को प्रॉपर्टीज में रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे लिथियम और सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसका 8वां एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां बनेगा सोडियम। तो सोडियम क्या कर रहा है, अपने से जो पहले वाला एलिमेंट है, मतलब कि उसको क्या है, रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टीज में, यानी लिथियम और सोडियम की क्या है, प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो बोरोन की बात करूं, बोरोन का 8वां एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम। तो बोरोन किसको रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टीज में, एल्यूमिनियम को रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये न्यूलैंड लॉ ने बोला कि हर एक 8वां एलिमेंट अपने से पहले वाला मतलब कि अपने से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या है, रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये चीज है, ये न्यूलैंड लॉ ने बोला, न्यूलैंड ने ये चीज बोली। तो इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने जो ये पैटर्न बन रहा था बेसिकली 8वें को रिप्रेजेंट करने का, इसने इस पैटर्न को किससे कंपेयर किया, म्यूजिकल नोट्स से कंपेयर किया। कैसे, जैसे तुम पढ़ते हो म्यूजिकल नोट्स में सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, तुम देखते हो कि सा रे गा मा पा धा नी तक तो सही है, 7 तक चलते हैं, 7 सुर होते हैं, उसके बाद 8वां फिर से क्या है, सा अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, अपने आप को फिर से क्या करता है, वो 8वां रिपीट करता है अपने आप को। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। तो ठीक है, ऐसी इसलिए उसने क्या किया, उसको हमारा म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया। ठीक है, म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया इसको,
ठीक है, तो इस वजह से वो क्या है, इसको उसने क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला। ये था हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ये चीज थी। तो इसलिए ये क्या है, मतलब इसने न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव ये होता है हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, बोलो क्लियर हुआ। हाँ, चलो, तो इसकी लिमिटेशन क्या रही बेसिकली, इसकी लिमिटेशन क्या रही वो भी देख लेते हैं कि ये भी क्या है, एक्सेप्टेड नहीं था। इसकी लिमिटेशंस क्या रही, कि इसकी लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि ये क्या है, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कि ये सिर्फ क्या था, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। ठीक है, और यहाँ पे तुम ध्यान रखना, तुम अगर लिख रहे हो इसको, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ कहीं नोबल गैसेस मत लिख देना, क्योंकि नोबल गैसेस वहां डिस्कवर नहीं हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ये इसकी लिमिटेशन भी रही थी। पता है आपको लिमिटेशन कैसे रही थी, कि नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो ये पैटर्न हट गया था, मतलब जो 8वें वाला पैटर्न था ना, कि हर 8वां एलिमेंट 8वें के बाद क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, वो चीज आई नहीं थी, वो चीज गड़बड़ हो गई थी सारी, जैसी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। तो इस वजह से क्या है, ये क्या है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या है, एक्सेप्टेड नहीं हुआ। हालांकि इसने काम अच्छा किया था, काम थोड़ा सही किया था इसने, तो इसके लिए इसको प्राइज भी मिला था, लेकिन हाँ, वो नोबेल प्राइज वाली चीज नहीं हुई थी इसमें, तो इसको नोबेल प्राइज नहीं, नॉर्मल जो प्राइजेस मिलते हैं साइंटिस्ट लोगों को वो मिले थे, छोटे मोटे। ठीक है, ये चीज थी इसके साथ। क्लियर है यहां तक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं कौन सा, अब हमारा क्या है, अगर मैं बात करूं तो अगली क्लासिफिकेशन कौन सी है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लो। चलो, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले पे। ठीक है, एक दिमित्री मेंडलीव करके साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या है, मतलब कि जिनका कंट्रीब्यूशन आज की पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे बंदे थे जिन्होंने क्या है, एक प्रॉपर पेरियोडिक टेबल दी थी। एक फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है, प्रॉपर पेरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, ये दिमित्री मेंडलीव थे एक साइंटिस्ट, तो इनका कंट्रीब्यूशन मेजर माना जाता है, कि अगर सब में देखोगे तुम, ठीक है, इसके लिए इनको प्राइज भी मिला था बेसिकली, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मेजर माना जाता है जो आज की पेरियोडिक टेबल बनी है। मतलब हो सकता है कि आज की पेरियोडिक टेबल नहीं बनती अगर इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने क्या है, पूरा एक अच्छे से एनालाइज करके एक पूरा पेरियोडिक टेबल का एक ढांचा बनाया था, मतलब एक स्केलेटन बनाया था पहले, फिर उस स्केलेटन में जस्ट मॉडिफिकेशन हुई है कि वो मॉडर्न बन गया, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल बन गया। ठीक है, ये चीज थी। हाँ, अभिषेक बेटा सही बोले, लोथर मेयर भी था, एक लोथर मेयर भी था, वो भी हम बात करेंगे, अभी आएंगे उस पर, पहले मैं अभी थोड़ा सा हिंट ये बता रहा था कि ये चीज थी। क्लियर है यहां तक, ये चीज हुई कि मेंडलीव का सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है आज की मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में। चलो देखो, अब जब मैं बताता हूँ, देखो होता हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब मेंडलीव ने क्या किया था, मतलब कि दो साइंटिस्ट थे हमारे, मेंडलीव और लोथर मेयर। ठीक है, लोथर मेयर, ठीक है, ये हमारे दो साइंटिस्ट थे बेसिकली। ठीक है, मेंडलीव और लोथर मेयर, अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या है, इनकी वजह से, मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन लोथर मेयर का कम माना जाता है, वो मैं बताऊंगा क्यों। देखो, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। लोथर मेयर ने क्या किया, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, और जो मेंडलीव ने क्या किया, बेसिकली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को ऑब्जर्व किया, मतलब दोनों को स्टडी किया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को स्टडी किया। ठीक है, ये चीज थी। अब क्या हुआ, दोनों ने ही अब मतलब अलग अलग काम किया, दोनों का एक दूसरे से कुछ लिंक नहीं था, दोनों अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दोनों ने ही क्या किया, बेसिकली दोनों ने ही एक चीज कॉमन बताई। दोनों ने एक चीज कॉमन क्या बताई, कि अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूं, तो एक पैटर्न मिल रहा है मेरे को कुछ ना कुछ। जैसे न्यूलैंड लॉ में पैटर्न क्या मिल रहा था, कि हर 8वां एलिमेंट रिपीट हो रहा था बार बार अपनी प्रॉपर्टीज में, हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा था, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा था। तो ये बोला, लोथर मेयर और मेंडलीव ने भी यही, अब जब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे, तो इन्होंने ये क्या बोला, कि जब मैं अपनी प्रॉपर्टीज को देखता हूं, और मतलब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, और जब मैं एटम्स को अरेंज, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है अपने आप। जैसे न्यूलैंड ने तो क्या बोल दिया था, पैटर्न कहाँ जा रहा था, 8वें एलिमेंट के बाद रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैटर्न जो है ऐसा बोला गया कि 8वें एलिमेंट रिपीट हो रहा है, एट रेगुलर इंटरवल वो रिपीट हो रहा है, बस ऐसे बोला गया था। ठीक है, लोथर मेयर ने भी क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ये चीज बोली थी। मेंडलीव ने क्या किया था, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करके ये चीज बोली थी।
ठीक है। अब जैसे लोथर मेयर की अगर मैं बात करूं, इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी किया था, एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, और उसको किसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश की थी, विद एटॉमिक मास। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी थी, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसने देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में इसने देखा था कंपाउंड्स फॉर्मेशन देखा था, कंपाउंड्स देखे थे एलिमेंट के, किसके साथ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, अच्छे नेचर के होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, वो क्या है सबसे ज्यादातर क्या कंबाइन हो जाते हैं। तो इसने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा, एलिमेंट्स के कंपाउंड देखे बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये चीज हो गई। और दोनों ने ही क्या किया बेसिकली, दोनों ने ही क्या किया, ये चीज बोली कि क्या है रेगुलर पैटर्न पे क्या है, अगर हम एटॉमिक मास के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो रेगुलर पैटर्न में क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, ये चीज थी। हालांकि बस ये हुआ था कि लोथर मेयर का जो काम था वो ज्यादा इतना मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि एक तो उसने देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। अब मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने ज्यादा अच्छे से स्टडी की थी, क्योंकि उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लिया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो स्टडी कर ही रहा था। ठीक है, ये चीज थी। तो लोथर मेयर का जो काम था वो ज्यादा क्या है अप्रिशिएट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मेंडलीव का काम अच्छा देखा गया, मेंडलीव का भी हम देखेंगे कि बहुत अच्छा काम किया था उसने, मतलब अमेजिंग काम किया था उसने। ठीक है, तो जैसे मेंडलीव का काम देखा गया, फिर लोथर मेयर को थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन मिली कि हाँ भी लोथर मेयर ने भी उस टाइम पे कुछ किया था, ऐसा सीन हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या मतलब कि क्या रहा था वहां पे बेसिकली, कि लोथर मेयर भी काम कर रहा है, मेंडलीव भी काम कर रहा है। लोथर मेयर की कोई अभी एप्रिसिएशन नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मेंडलीव फेमस हो गया, जैसे ही मेंडलीव का काम क्या है बहुत दिखा लोगों को, ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छा काम किया था, अमेजिंग काम किया था, फिर जाके पता चला कि हाँ भी लोथर मेयर ने भी सेम चीज करी थी, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ करी थी, फिर जाके उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया गया था। ये चीज थी। लेकिन वही बात है कि वैसे देखा जाए तो लोथर मेयर और मेंडलीव से ज्यादा तो मेंडलीव ने काम किया था, क्योंकि उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड कर लिया था, तो उसका जो काम करने का तरीका था वो ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू लोथर मेयर। वो मोर इलेबोरेट था, मतलब कि उसका जो मेंडलीव का काम था मोर इलेबोरेटिव था वो। ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो चलो हम क्या है इसमें वही पढ़ने वाले, मेंडलीव के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोथर मेयर को इतना स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो अब मेंडलीव की बात करते हैं। मेंडलीव में मैंने क्या बोला कि मेंडलीव ने क्या किया, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने क्या है कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, जो एलिमेंट बना रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। उसने क्या किया, उसने फोकस किस पे किया, जो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी एक तो प्रॉपर्टीज पे फोकस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स, और किस पे फोकस किया बेसिकली, और दूसरी चीज किस पे फोकस करी कि हाइड्रोजन एंड जो सॉरी यहाँ पे जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं, ये चीज उसने उसमें फोकस किया दो चीजों पे, जो कि एक तो पहला क्या है, एक कंपाउंड बन रहे हैं तो उनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था। ठीक है, उनके इंपेरिकल फॉर्मूलाज कैसे आ रहे हैं, मतलब उसने ये किया था, मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे मान लो एक एलिमेंट ए है और एक बी है, दोनों क्या है सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी सेम इंपेरिकल फॉर्मूला से बना रहे हैं, तो उसने क्या किया था, उन दोनों को साथ में रख दिया था। ठीक है, क्योंकि उनके इंपेरिकल फॉर्मूला जो बन रहे हैं ऑक्साइड्स के, वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर इंपेरिकल फॉर्मूला बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो उसने फोकस किस पे किया था जब अरेंजमेंट करनी थी, एक तो उसने फोकस किस पे किया था कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहे हैं ऑक्साइड्स के। ठीक है, जो भी ऑक्साइड या हाइड्राइड जो भी कंपाउंड्स बने हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ये चीज बोल रहा था कि क्या कहते हैं, देखो हाँ, कि मेंडलीव ने क्या किया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने तुमको बताया कि उसने मेनली फोकस किस पे किया था, कंपाउंड कैसे बन रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, यानी किस पे फोकस किया था उसने, कि उनका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कंपाउंड की जो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उस पर फोकस किया था। ठीक है, ये चीज थी। और उसने क्या किया था, इन इनके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। अब क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ये चीज क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हम्म तो मतलब कि आप समझो कि मेंडलीव क्या करना चाह रहा था, मेंडलीव ने बस यही किया था, सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मतलब प्रॉपर्टीज में उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड देखे और देखा किस किस का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, उसको क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। ठीक है, उसको एक साथ रख दिया, और फिर उसने देखा कि अगर वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो उसका वही पैटर्न फॉलो हो रहा है वहां पे,
जो उसने पैटर्न बनाया था ना, कि उसने सेम रख दिया सबको, उसने क्या देखा, देखो उसने करा क्या था, यही करा था उसके टाइम पे जब उसने काम शुरू किया था ना, तो 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे उसके टाइम पे, ठीक है। तो उसने क्या किया था, 63 कार्ड्स ले लिए थे, 63 कार्ड्स लेके उसने क्या किया था बेसिकली, सब कार्ड पे सबकी एलिमेंट्स की क्या है प्रॉपर्टीज लिख दी थी, और फिर उसने क्या किया, एक कार्ड को एक लाइन में लगा दिया, सारे कार्ड्स को एक लाइन में लगा दिया जिनकी क्या है प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, यानी जिनके ऑक्साइड या हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम आ रहा था, ठीक है, और या फिर जिनके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या थी वो सेम आ रही थी। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने ऐसा अरेंजमेंट किया, उसने देखा अच्छा ये तो एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहे हैं ये तो, ठीक है। तो उसने फिर ये आइडिया सोचा कि अच्छा, कि अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखूं, तो प्रॉपर्टीज क्या है आपस में अब एक दूसरे को रिपीट कर रही है, प्रॉपर्टीज क्या है रिपीट कर रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। क्लियर हुआ उसने क्या किया था, समझ में आया तुमको? ठीक है, ऐसे उसने काम किया था। फिर उसने क्या किया था, जब ये वाली चीज देखी, जब ये वाली चीज नोट करी कि हमारा की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है एट रेगुलर इंटरवल, कब, जब हम उसको एटॉमिक मास के ऑर्डर में रख रहे हैं, तो उसने इसके बेसिस पे क्या दे दिया था, फर्स्ट टाइम उसने क्या है एक लॉ दे दिया था, जिसको उसने क्या बोला, मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ जो क्या कहता है बेसिकली, जो ये चीज बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, the properties of the element are the periodic function of their, are periodic function of their, function of their atomic mass, are the periodic function of their atomic mass। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मैं बताता हूं तुमको कि पेरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, रेपिटेशन होना। पेरियोडिक मतलब क्या है, रेपिटेशन होना, बेसिकली सीधी सी बात है। तो वो क्या कह रहा है कि जब मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहा हूं, तब प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं अपने आप को, यानी प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन हो गई, एटॉमिक मास का, यानी प्रॉपर्टीज क्या है एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास के साथ रिलेटेड हो रही है। तो वो वेरी मतलब कि जो वेरी कर रही है वो किसके साथ कर रही है, एटॉमिक मास के साथ। तो इसलिए उसने बोल दिया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर है बोलो यहाँ तक, ये उसने लो दिया था, यहाँ तक क्लियर है सबको बोलो? हाँ, ये चीज हो गई। चलो, तो ये हो गया मेंडलीव्स का पेरियोडिक लॉ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने पेरियोडिक लॉ देखा, तो उसने इस पेरियोडिक लॉ के, अच्छा लॉ क्लियर नहीं है, लॉ दोबारा बता देता हूँ, लॉ क्या कह रहा है देखो। हमने क्या बोला कि देखो, हमने ऐसे बोला कि जैसे उसने क्या किया, 63 कार्ड्स ले लिए थे, ये 63 कार्ड ले लिए मान लो, उसने ऐसे उसको अरेंज किया, उसने देखा कि ये जो कार्ड हैं, मतलब मान लो 10 कार्ड के हिसाब से बताता हूँ, मान लो 10 कार्ड थे उसके पास। उसने क्या देखा कि 1 2 3 4 कार्ड की कोई प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही, लेकिन जब वो 5th कार्ड लेके आया, उसने कहा कि अच्छा ये तो यहाँ आ रहा है, इसके नीचे इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है। 6th कार्ड लेके आया, उसने कहा कि ये तो इसके साथ मैच हो रही है। 7th कार्ड लेके आया यहाँ, 8 लेके आया यहाँ, ऐसी चीज, ऐसे समझो। अब उसने क्या देखा, उसने जब इसको अरेंज किया ना, उसने ये भी नोटिस किया कि अरे ये तो नंबर भी तो बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर भी तो बढ़ रहा है हमारा। मतलब कि अगर मैं प्रॉपर्टीज को अरेंज कर रहा हूं, तो मतलब क्या हो रहा है, जब मैं उसको ऐसे नंबर में रखूंगा, अभी चलो छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, मैं तुमको दूसरे तरीके से बताता हूँ, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि हमारे पास क्या है, 63 कार्ड्स थे, उसने कार्ड को अरेंज किया, जो सारे प्रॉपर्टीज जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी उनको एक लाइन में रखा, फिर दूसरों को दूसरी लाइन में, फिर तीसरों को तीसरी लाइन में, ठीक है। और उसने क्या नोट किया, अच्छा ये तो एटॉमिक नंबर भी तो, एटॉमिक सॉरी मास नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है हमारा। अगर मैं देखूं तो मास नंबर भी बढ़ रहा है, इधर से इधर जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए मास नंबर बढ़ रहा है। मतलब उसको ये क्लिक किया, अच्छा ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया इसको, मैंने इसको एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीज, और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दिख रहा था उसको। तो उसने यहां से ये चीज बोली, अच्छा प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों कर रही है, क्योंकि मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे उसको रख रहा हूं। तो उसने बोला कि ये जो प्रॉपर्टीज का रेपिटेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रखे गए हैं, ठीक है। और यहां से ही उसने पेरियोडिक लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की होती है वो किसका फंक्शन होती है, वो एटॉमिक मास का फंक्शन होती है, मतलब वो एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है बेसिकली, वो उसी की वजह से रिपीट हो रही है क्योंकि मैंने उसको एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा है। क्लियर है या नहीं, अब बोलो, अब लो क्लियर है जिसको भी नहीं था? ठीक है चलो, ये चीज हो गई। तो ये मेंडलीव पेरियोडिक लॉ हो गया। अब इस पेरियोडिक लॉ के बेसिस पे मेंडलीव ने क्या दिया, एक पेरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव ने क्या किया, एक पेरियोडिक टेबल दे दिया।
ठीक है, वो पेरियोडिक टेबल दे दिया, जिसमें पेरियोडिक टेबल में क्या था, अगर हम बात करें तो हमारे क्या थे, 9 क्या थे, वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स थे, और 7 क्या थी, हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रोज थी बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, 9 वर्टिकल कॉलम्स में उसने कैसे दिया था, एक हमारा क्या था, जीरो ग्रुप था, 1 2 3 4, ये चला था कहां तक, ये चला था 8 तक चला था, ये था। ठीक है, देखो जब उसने स्टार्टिंग में पेरियोडिक टेबल दिया तो सिर्फ 80 वर्टिकल कॉलम्स थी। ठीक है, ये जो ग्रुप आया था, ये जीरो ग्रुप, ये बाद में आया था। ठीक है, ये अभी हम देख भी लेंगे, जब उसकी अचीवमेंट देखेंगे तो ये बाद में आया था। ठीक है, और जो 1 से लेके 7 तक था ना ग्रुप्स, 1 से लेके 7 ग्रुप तक थे, उसने क्या किया था, ये फर्दर सब डिवाइडेड हो रखे थे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये फर्दर सब डिवीजन हो रखा था इनके अंदर। और 8th ग्रुप के अंदर तुम देखोगे कि 3-3 एलिमेंट्स थे। 8th ग्रुप के अंदर देखोगे तुम 3-3 एलिमेंट्स थे। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब तुम ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं वर्टिकल कॉलम्स की बात करूं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है बेसिकली, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ठीक है, हमारे जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं आज के टाइम में। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो तो जीरो से लेके 8 तक ग्रुप थे, यानी 9 क्या थी, वर्टिकल कॉलम्स, यानी 9 ग्रुप थे। जिसमें से ये जो जीरो ग्रुप है बेसिकली, ये जीरो ग्रुप क्या है, बाद में आया था। जब स्टार्टिंग में हमने वो बनाया था ना मेंडलीव, तब नहीं था ये, तब तक तो 80 ग्रुप होते थे बस। लेकिन ये जीरो ग्रुप बाद में आया था। अब तुम ध्यान दो तो देखो, इसमें फर्स्ट ग्रुप भी क्या है, डिवाइड हो रखा है। देखो फर्स्ट ए में, ये फर्स्ट ए है, और जो इधर वाली लाइन है ये सेकंड ए है। ये जो इधर वाली लाइन है ये सेकंड ए है, ये फर्स्ट ए है बेसिकली। ऐसे इसमें हो रखा है, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, ऐसे हो रखा है। ये सिक्स्थ ए, ये सिक्स्थ बी, ऐसे सेवंथ ए सेवंथ बी। एट्थ में कोई डिवीजन नहीं था, एट्थ में 3-3 एलिमेंट थे। हाँ बेटा, जीरो ग्रुप अभी अभी अचीवमेंट पढ़ेंगे ना इसकी, जब जीरो ग्रुप बाद में क्यों आया वो भी देखेंगे अभी हम, रुक जाओ अभी देखेंगे अभी हम। तो पहले ये समझ में आया कि मतलब क्या हुआ था, कि एक जीरो ग्रुप था बेसिकली, और उसके बाद क्या हुआ था, हर एक ग्रुप जो है, मतलब फर्स्ट से लेके 7 तक जो ग्रुप है वो क्या है, फर्दर सब डिवाइडेड हो रखे थे दो दो ग्रुप में। अब इसका रीजन बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ था, देखो सॉरी, हाँ, अब इसका रीजन बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। देखो, हाँ, देखो क्या हुआ था, मैंने तुम्हें क्या बोला कि उसने किस पे फोकस किया था, उसने किस पे फोकस किया था कि इंपेरिकल फॉर्मूला से कंपाउंड के इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहे हैं। तो जैसे अभी देखो, जैसे मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करो तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो गया, और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो गया, ZnO। तो अब मुझे ये बताओ, उसके लिए तो दोनों चीज सेम हो गई ना, उसके लिए तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि उसने इंपेरिकल फॉर्मूला पे मतलब कि फोकस किया था। तो इंपेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से दोनों एक ही ग्रुप में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ज्यादा सिमिलर नहीं थी। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल होता हूँ, यहाँ देखो तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा। देखो जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैल्शियम और जिंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैल्शियम और जिंक की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी क्या होता है, CaO। ठीक है, Zn, जिंक ऑक्साइड का भी क्या होता है, ZnO। ठीक है, दोनों का क्या है बेसिकली, जो इंपेरिकल फॉर्मूला बन रहा था ऑक्साइड का, सेम बन रहा था, 1:1 में बन रहा था। ठीक है, जिंक मतलब मेटल 1 था, ऑक्सीजन 1 था। ठीक है, तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, सेम था। ठीक है, लेकिन दोनों की अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या था, डिफरेंस था। तो अब उसने फोकस किस पे किया था, इंपेरिकल फॉर्मूला पे फोकस किया था। इंपेरिकल फॉर्मूला पे फोकस किया था तो उसने ये सोचा कि अगर इनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो मैं इनको क्या करता हूँ, एक ही कैटेगरी में रख देता हूँ। लेकिन एक कैटेगरी के अंदर भी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि एक कैटेगरी में ये फर्स्ट सेकंड ए और सेकंड बी में आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, उसने इस हिसाब से किया था। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो ये चीज हुई थी इसलिए उसने क्या था, फर्दर सब डिवीजन कर दिया था, कि भले ही उनकी इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहे लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज फिर भी हल्की फुल्की क्या है, मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए उसने क्या कर दिया,
कि एक ग्रुप के अंदर भी फर्दर सब डिवीजन कर दिया, ये चीज करी थी उसने। चलो अब देखो, अब ये चीज हो गई। तो हाँ, तो हमारे पीरियोडिक, मैं ये बता रहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में यही था कि 9 वर्टिकल कॉलम थी और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, फर्स्ट टाइम उसने ये पीरियोडिक टेबल अपना क्या है पब्लिश किया था। अब इसकी अचीवमेंट्स देखते हैं, देखो कि इसकी अचीवमेंट्स क्या थी। बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को क्यों इतना भगवान माने जाने लगा। कुछ नहीं रिमेंबर करना बेटा, सेजल बेटा, कुछ भी रिमेंबर नहीं करना तुमको। तुमको बस हल्का फुल्का आइडिया लेना कि अच्छा ये होता है, ये होता है, बस ये चीजें ध्यान देनी है तुमको, और कुछ नहीं करना है तुम्हें इसमें। ठीक है, हाँ, जो जो तुम्हें चीजें बताई जा रहा हूँ बस वो सुनते जाओ, वही ध्यान में रखनी है बस, और कुछ नहीं ध्यान में रखना तुमको इसमें ऐसा कुछ। चलो अचीवमेंट्स की बात करते हैं। आप देखो, हाँ, कि उसकी उसको ऐसा मतलब मेंडलीव को मैंने बोला ना कि मेजर कंट्रीब्यूटर माना जाने लगा था, मतलब कि इसको एज अ भगवान मान लिया था। बताता हूँ क्यों भगवान मान लिया था, मैं तुमको बताता हूँ। देखो जरा, तुम भी मतलब कि वो हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि सच में ऐसा था। देखो, सबसे पहले उसकी अचीवमेंट क्या थी ना, मैं तुमको बताता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी, उसने क्या किया था अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्या कर दिया था, अपने गैप्स छोड़ दिए थे। जब उसने अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम दिया था तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिए, खाली स्पेस छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने ये बोला कि अभी क्या है, एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो ये वाली वो वाली पोजीशन पे होंगे जहां पे एलिमेंट्स क्या है, डिस्कवर होंगे अभी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब उसने क्या किया, खाली स्पेस जो छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ये मतलब कि उसको ये इंट्यूशन आ रहा था कि अभी एलिमेंट डिस्कवर हुए नहीं है, तो जब ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो ये इन खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने जो एलिमेंट्स खाली स्पेस छोड़े थे, उनमें जो एलिमेंट आने वाले थे उनकी प्रॉपर्टीज को पहले ही बता दिया था। मतलब तुम सोच रहे हो, साइंस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम चीजों को प्रेडिक्ट करते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें वहां कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं कल को ये बोल दूं, अच्छा कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ खाली जगह छोड़ दो, यहाँ पे ना एक एलिमेंट आएगा। भाई मेरे को क्या पता आएगा या नहीं आएगा, फ्यूचर में क्या पता ना भी आता हो, फिर तो मेरी तो क्या इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना मेरी तो। फिर मुझे कौन मानेगा साइंटिस्ट, ये भी तो देखो तुम। लेकिन मेंडलीव ने इतना बोल्ड प्रेडिक्शन कर दिया था, मतलब इतना ऐसे पत्थर की लकीर वाला प्रेडिक्शन कर दिया था। उसने खाली जगह छोड़ दी, पीरियोडिक टेबल के बीच में खाली जगह छोड़ दी उसने, और उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो कि ये खाली जगह पे देखना कल को कोई एलिमेंट आएगा। और तो और यहाँ पे भी नहीं रुका, वो यहाँ भी नहीं रुका, वो कहाँ चला गया, वो आगे चला गया, एक स्टेप आगे चला गया। क्या चला गया? उसने एलिमेंट तो बताया ही कि एलिमेंट आएगा आएगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज तक बता के बैठ गया कि देखो अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। और तुम यकीन नहीं करोगे, तुम यकीन नहीं मानोगे, उसकी भविष्यवाणी थी मतलब इतनी सही निकली कि उसने क्या है, जो चीज बोली कि एलिमेंट डिस्कवर होगा वो हुआ भी, और जो दूसरी प्रेडिक्शन करी थी उसने कि वो प्रॉपर्टीज क्या है, सेम वही प्रॉपर्टीज, मतलब कि उसने जो बोली थी कि ये प्रॉपर्टीज होंगी, वही प्रॉपर्टीज निकल के भी आई। तो सोचो, हम क्यों नहीं किसी को भगवान मान देंगे इसको, कि जब उसकी भविष्यवाणी सही हो गई। मतलब साइंस में हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, साइंस में हम बोलते हैं कि साइंस क्या है, सुपरस्टिशंस को नहीं मानती है, लेकिन उसने जो प्रेडिक्शन किया वो एकदम सच हो गया। बताओ, ये तो मिरेकल टाइप चीज हो गई ना बेसिकली। तुम कल को मुझे बताओ, पेरियोडिक टेबल में ये बोल दो, आज पेरियोडिक टेबल में ये बोल दो कि सर यहाँ पे ना खाली जगह छोड़ दो, यहाँ पे ना एलिमेंट आएगा पक्का, और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि तुम मुझे बोलोगे कि सर हम आपको बता देते हैं कि इसमें देखो इस प्रॉपर्टीज भी ये होंगी। ठीक है, तुम बोल दोगे कि सर इसमें प्रॉपर्टीज भी ये होंगी। और सोचो, बाय लक सोचो ऐसे कि तुम्हारे साथ ये चीज हो जाए कि तुमने जो प्रेडिक्शन किया वो सच हो गया, तो तुम्हें भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे बताओ? भगवान मानेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई? इतना क्या प्रेडिक्शन किया और वो सच हो गया, मतलब तो तुम्हें तो भगवान क्या, भगवान की कुर्सी पे बिठा देंगे तुम्हें, तो मंदिर में सजा देंगे तुम्हें तो, कि देखो भी हाँ भी भगवान आ गए हमारे घर में, इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया वो सच ही हो गया बिल्कुल ही। तो सोचो, मेंडलीव ने जब उस टाइम कॉन्ट्रीब्यूट मतलब कि उस टाइम सोचा, तो मेंडलीव को क्यों नहीं बोला जाएगा कि अच्छा, मतलब कि उसने जो पेरियोडिक टेबल दिया उसको क्यों नहीं सही माना जाएगा, जब उसका पेरियोडिक टेबल सही चीजें कर रहा है, जब वो प्रेडिक्शन कर पा रहा है कि हाँ भी ये प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये तो क्यों नहीं सही माना जाएगा। तो इसलिए मेजर जो मेंडलीव को क्या है, ऐसा समझ लो कि वैसे भगवान मान लिया था उन्होंने कि हाँ भी मेंडलीव ने जो करा है वो सही करा है। ये चीज थी, ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे जगह खाली छोड़ दी थी। जैसे अभी तुम देख रहे होगे कि एल्यूमिनियम है जो मेरा, जैसे एक तो उसने क्या किया था, सिलिकॉन के नीचे ये जर्मेनियम है ना, ये नहीं लिखा था पहले, जर्मेनियम छोड़ दिया था उसने। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या हुआ था, एल्यूमिनियम के नीचे उसने क्या है, गैलियम छोड़ दिया था बेसिकली।
ये चीज हो गई, ठीक है। उसने बोरोन के नीचे क्या किया था, स्कैंडियम छोड़ दिया था। मतलब तुम ये समझो, ऐसे समझो कि ये चीज थी नहीं, ना ये चीज थी यहाँ पे, ना ये गैलियम था यहाँ पे, ना ये स्कैंडियम था यहाँ पे, ये चीज थी, ये थे ही नहीं। उसने खाली छोड़ रखे थे। उसने कहा था कि बाद में एलिमेंट डिस्कवर होंगे, लेकिन उसने वहां तक तो उसको अपना नामकरण दे दिया था, उसने अपना नाम बोल दिया था। उसने जो एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ा था उसको क्या बोला था, एका एल्यूमिनियम। उसको क्या बोला कि एका एल्यूमिनियम कोई नाम का एलिमेंट होना, मतलब कि उसने बोला कि एका एल्यूमिनियम नाम दे देता हूँ अभी मैं, बाद में जो होगा वो तो देखा जाएगा, अभी के लिए एका एल्यूमिनियम बोल देता हूँ। जो बोरोन के नीचे उसने छोड़ा उसको उसने क्या बोला, एका बोरोन। जो उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ दिया एका एल्यूमिनियम, और जो सिलिकॉन के नीचे छोड़ा तो वो क्या बोला, एका सिलिकॉन। ठीक है, ये बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है, डिस्कवर हुए और इनका नाम फिर दिया गया जर्मेनियम होगा। जैसे एका एल्यूमिनियम के नीचे क्या था, जर्मेनियम, सॉरी ये तो गैलियम था। एका सिलिकॉन के नीचे क्या था, जर्मेनियम, मतलब एका सिलिकॉन को फिर क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम का नाम दिया गया। और बोरोन को, एका बोरोन को क्या दिया गया, स्कैंडियम का नाम दिया गया। पहले तो ये भविष्यवाणी सच होगी कि उसके जो एलिमेंट्स उसने बोला था कि डिस्कवर होंगे वो डिस्कवर हुए। दूसरी चीज क्या हुई कि उसने इनकी प्रॉपर्टीज भी एक्सपेक्ट कर दी थी, उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि ये प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। जैसे उसने गैलियम के केस में क्या बोला कि गैलियम अगर बनता, मतलब कि एका एल्यूमिनियम अगर डिस्कवर होता है ना, तो एका एल्यूमिनियम का क्या है जो फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का, वो E2O3 होगा। उसने ऐसे बोला E2O3 होगा। और उसने क्या है, जब गैलियम डिस्कवर हुआ ना और गैलियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला देखा गया, भाई साहब यही निकल के आया Ga2O3। सोचो जरा तुम, मतलब कितनी बड़ी बात थी उस टाइम के लिए कि आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो अपने पेरियोडिक टेबल के बेसिस पे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारा पेरियोडिक टेबल सही है। तो ये इसकी अचीवमेंट थी, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इसकी। इसी की वजह से इसका मॉडर्न पेरियोडिक टेबल क्या है, मतलब जो पेरियोडिक टेबल है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, अप्रिशिएट किया गया था। दूसरी अचीवमेंट क्या थी, जैसे बच्चे पूछ रहे थे जीरो ग्रुप कहाँ से आ गया था बाद में, तो मैंने ये बोला देखो ये जीरो ग्रुप में क्या है, अगर तुम ध्यान दोगे तो सारी नोबल गैसेज है। तो नोबल गैसेस क्या है, बाद में डिस्कवर हुई थी, मतलब कि ये भी उसकी अचीवमेंट थी। मैं बताता हूँ कैसे अचीवमेंट थी। नोबल गैसेस क्या थी, बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। नोबल गैसेस क्या थी, बाद में डिस्कवर हुई थी। तो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई। अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मान लो कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर हो जाए तो तुम तो डरोगे ना। अगर तुमने मान लो पेरियोडिक टेबल दे रखा है अपना, तो तुम तो ये डरोगे ना, अरे कहीं ये बीच में ना जाए मेरे पेरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना कर दे, तुम तो यही डरोगे। कामिनी बेटा उठ जाओ, लेट के क्लास लोगे अब तुम। हाँ, चलो देखो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, कि हाँ कि जीरो, जैसे हमें क्या है, अगर हमारे पेरियोडिक टेबल मैंने दिया होता तो मेरे को ना हमेशा डर रहेगा एक ना एक, क्योंकि अगर कहीं एलिमेंट ना कोई ऐसा डिस्कवर हो जाए जो मेरे पेरियोडिक टेबल में जाके डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे, कोई वो बीच में आ रहा हो और फिर मेरा पेरियोडिक टेबल बिगड़ जाए सारा, तो मुझे डर तो रहेगा ही। यही डर उसको होना चाहिए था, मतलब यही डर उसको होना चाहिए था, मतलब कि जब जीरो ग्रुप डिस्कवर नहीं होता, नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन तुम मानोगे नहीं, जैसी नोबल गैसेज डिस्कवर हुई ना, तो उसने जो पेरियोडिक टेबल को, जो मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल था, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं बीच में जाके फिट नहीं हुआ, उनके लिए अलग ही ग्रुप बना के हमने रख दिया उसको। तो ये भी उसकी अचीवमेंट थी, मतलब कि उसके ग्रुप, मतलब कि उसने जो पेरियोडिक टेबल ऐसे सोचे कि उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई क्योंकि नए एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो क्लियर हुआ, ये भी उसकी क्या थी, अचीवमेंट थी। तो नोबल गैसेस क्या थी, बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है, जीरो ग्रुप उसी के लिए दिया गया था उसको, ठीक है, ये चीज हो गई थी। तो ये सारी क्या थी, उसकी अचीवमेंट थी मेंडलीव की बेसिकली, ठीक है, मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल की, इसलिए क्या है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है, ये चीज है। चलो अब देखो, अब क्या है, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसका सेकंड अचीवमेंट क्या हो गया बेसिकली, कि डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। अगर मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस आर easily, were easily incorporated in periodic table. Basically noble gases, discovery of noble gases, तो क्या ही noble gases, incorporated, noble gases were easily incorporated in periodic table after their discoveries. मतलब इनके डिस्कवरीज के बाद क्या है, इजिली क्या है, इनकॉर्पोरेट हो गई थी, ठीक है, ये चीज है। तो फटाफट हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं और फिर इसको क्या है खत्म करते हैं, तो आगे चलेंगे हम, ठीक है। चलो देखो, तो इसकी लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी लिमिटेशंस देखो क्या क्या होंगी। सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है, देखो हाइड्रोजन की पोजीशन।
यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, भले ही यहाँ लिख रखी हो, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि अभी हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या है, मतलब कि ग्रुप 1 वालों की तरह भी बिहेव करता है, वो हेलोजन्स फैमिली की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। वो H+ भी बनाता है मेटल्स की तरह, वो नॉन मेटल्स की तरह एनायन भी बनाता है, H- भी बनाता है। तो उसकी पोजीशन को क्या है, ये जस्टिफाई नहीं कर पाया था, उसकी पोजीशन को क्या है, ये बता नहीं पाया था कि कहाँ रखूं मैं। तो लिमिटेशन इसकी यही रही कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट। बेटा कौन सी इक्वेशन दोबारा बता दूं, बोलो इक्वेशन कौन सी बोल रहे हो। हाँ, चलो देखो ऊपर कौन सी इक्वेशन है, अच्छा ये वाली बोल रहे हो, E2O3 Ga2O3 वाली, ये वाली। सेजल बेटा ये कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है बस। उसने ये प्रेडिक्ट किया था, मैं तुम्हें बताया कि उसने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो E2O3 टाइप का फॉर्मूला बनाएगा, मतलब E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। और गैलियम ने जब डिस्कवरी हुई, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन में समझना। जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो गैलियम ने ऐसा ही फॉर्मूले का क्या है ऑक्साइड बनाया था, तो ये बोल रहा था मैं तुमको, ठीक है, ये चीज है। हाँ चलो देखो, अब लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, लिमिटेशन क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी, ठीक है। पहली लिमिटेशन इसकी ये हो गई। दूसरी क्या बात करूं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो आइसोटोप्स की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, आइसोटोप्स की पोजीशन के लिए क्या है, देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं तुमको पता है कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। अब सेम एलिमेंट की है तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी ना, बेसिकली सेम एलिमेंट के होते हैं वो, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या उनका, सॉरी मास नंबर क्या उनका अलग होता है, तो वो कंफ्यूज हो गया अब कि उनको मास नंबर की फॉर्म में अलग अलग लिखे, क्योंकि मास नंबर तो बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा गया था ना, तो मास नंबर के हिसाब से क्या अलग अलग लिखे या केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सारों को एक साथ लिख दे। उसको ये कंफ्यूजन होगी थी, वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आइसोटोप्स को कैसे रखेगा, क्योंकि जब तक उसने डेवलप किया था पीरियोडिक टेबल तब तक आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन बाद में आइसोटोप्स भी डिस्कवर हुए, तो आइसोटोप्स की पोजीशन पे क्या है फिर सवाल खड़ा हो गया था, क्योंकि आइसोटोप्स देखो ना अलग अलग मास है, तो ऑब्वियसली बात है तुम एक्सपेक्ट करोगे वो अलग अलग कॉलम में जाएंगे, अलग अलग कॉलम में जाएंगे, अलग अलग मास वाले, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तब तुम एक्सपेक्ट करोगे वो एक ही कॉलम में आने चाहिए। तो इस चीज में क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में क्या है उनके ऊपर पीरियोडिक टेबल के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था, इसलिए वो क्या है उसकी लिमिटेशन बन गया था। थर्ड लिमिटेशन क्या थी बेसिकली अगर हम बात करें, थर्ड लिमिटेशन थी इसकी कि, हाँ, कि हमारा थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि हमारा जो एटॉमिक मास है ना वो रेगुलर ऑर्डर में नहीं बढ़ रहा था, तो हमें ना ये नहीं पता चल पा रहा था कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स और होंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा, जैसे मान लो मेरा क्या है एटॉमिक मास बढ़ रहा है रेगुलर ऑर्डर में, यानी एक डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10 ले लो, 2 4 6 8 10 ले लो, रेगुलरली बढ़ रहा है वो। तो मुझे ये बताओ अगर मेरे पास है 2 है और 10 है, क्या तुम बता सकते हो बीच में कितने एलिमेंट होंगे? और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रेगुलरली बढ़ रहा है, ठीक है, 2 2 के गैप पे बढ़ रहा है वो, तो मुझे बता सकते हो 2 और 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे? बता सकते हो कितने होंगे? 3 होंगे, 3 होंगे गौतम बेटा, 4 6 और 8 वाला, 2 और 10 के बीच में 4 6 और 8 आएगा, 3 एलिमेंट होंगे। क्यों बता पाए तुम ये? क्योंकि तुम्हारा एटॉमिक जो मास था वो रेगुलरली बढ़ रहा था, ठीक है, तब तुम बता पाए। लेकिन हमारा एक्चुअल में क्या, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, लेकिन एक्चुअल में मास क्या था, एटॉमिक मास क्या था, इरेगुलर ट्रेंड से बढ़ रहा था। एटॉमिक मास क्या है, इरेगुलर ट्रेंड से बढ़ रहा था, ठीक है, इरेगुलर ट्रेंड था उसके बढ़ने का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम ये नहीं बता पाए बेसिकली कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स हो सकते हैं, हमें ये नहीं आइडिया लग रहा था, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन बन गई थी, मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन बिटवीन, मतलब जो उसने दिया था वो सही भी दिया था या नहीं दिया था, उसने जो दिया था क्या पता उसके बीच में और एलिमेंट्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, उसने जो दिया था, तो यही चीज थी, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन बिटवीन टू एलिमेंट, इसकी वजह से हमें ये डिफिकल्टी हो रही थी। तो ये इसकी लिमिटेशंस बन गई थी, तो इसी लिमिटेशंस की वजह से क्या है मॉडर्न, मतलब कि इसमें क्या है मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आज तो इतना ही करते हैं हम बस, ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम क्या है नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब।